बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, ताबिंदा जबीन चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वुमेन विंग ज़िली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर। आज हम इनसे सियासी हवाले से और अदबी हवाले से, समाजी हवाले से सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो बहावलपुर में किस हद तक मजबूत है और पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर रही हैं, ये सारी बातें आज हम मैडम से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत खैरियत से एहसान हैं? है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, अगर हम तालीम की बात करें तो दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने तरक्की की है, कौमों ने तरक्की की है, तालीम से आगे निकल कर गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो बहावलपुर में हुई। सेंट डोमिनिकन कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वहाँ से थी। फिर उसके बाद मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स सेंट डेनिस मरी कश्मीर पॉइंट पर एक बोर्डिंग स्कूल था। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी जो एजुकेशन थी पाकिस्तान में, वो उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की। और ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, ACCA। ठीक। और फिर मेरा उसके बाद जो एक तो होता है ना, एक तालीमी इदारों से आपकी तालीम और जी। समझ सूझबूझ होती है। हम्म। मुझे जो आई वॉज़ फॉर्चुनेट इनफ के मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले जिनसे मैंने बहुत लर्न किया, मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। हम्म। और उसमें मैं बिल्कुल ज़रूर ज़िक्र करूँगी डेवलपमेंट सेक्टर का, कि डेवलपमेंट सेक्टर में मुझे बहुत लर्न करने का मौका मिला, एक्सपोजर मिला, ग्रूम किया उसने मुझे। ठीक। और मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो थी वो बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर में आकर हुई। ठीक। मैडम, सियासत के हवाले से बात करें, माशाल्लाह बहावलपुर में सियासत में इन हैं और ख़वातीन के हवाले से आप काम कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चल रही हैं। तो सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? सियासत में आने का शौक़, अगर मैं बहुत सच बोलूँ तो हम्म। उसमें जो मुझे ये विज़न दिया वो मेरे हस्बैंड की तरफ से था। ठीक। क्योंकि हम एक बहुत बैकवर्ड एरिया और फिर बहुत ही बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जहाँ पे बच्चियों का ब्रॉटअप इस तरीके से होता है कि वो हम्म। बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत रिज़र्व होती हैं। तो अगर मैं बहुत पीछे जाऊँ तो येस, आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ। उसमें मेरे फादर ने मेरी ग्रूमिंग इस तरीके से की कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। अपने ददियाल में मेरे ख़्याल में मैं पहली लड़की थी जिसने एजुकेशन स्टार्ट की इस तरीके से फॉर्मली। ठीक। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरे फादर ने की। मेरा जो असल आप मेंटोर कह लें, हम्म। मेरा आइडियल कह लें, हम्म। मेरा मेरा सब कुछ। तो बाबा का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक। फिर लेकिन उनका वैसे ही एक ज़ाहिरी बात है, हर बाप अपनी बेटी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान देखना चाहता है और उसके ब्रॉटअप में उसका बहुत अमल दखल होता है। ख़ास तौर पे बेटी की कैरेक्टर बिल्डिंग, बेटी की पर्सनालिटी बिल्डिंग में फ़ादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे ख़्याल से माँ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बाप का होता है। बिल्कुल। तो मेरी वालदा भी, ज़ाहिरी बात है, उनका अपना एक रोल था, मेरे वालिद का। लेकिन जो सियासत में शमूलियत थी हम्म। उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इनकरेज भी किया, हम्म। बहुत कॉन्फिडेंस दिया। बल्कि मेरे वालिद को कन्विंस किया, क्योंकि इनिशियली तो फैमिली भी एक, आपको खुद अंदाज़ा है कि सराइकी फैमिली, हम्म। बैकवर्ड एरिया, तो वो भी रेजिस्ट करते हैं कि जी। कैसा माहौल होगा और क्या होगा। ठीक। तो उस वजह से सियासत में शमूलियत का जो ज़्यादा अमल दखल है उसमें मेरे हस्बैंड का रोल है। ठीक। अच्छा मैडम, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कब इख्तियार की और इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी हैं, फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कौन सी खूबियाँ देखीं और फिर आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, इस बारे में डिटेल से गाइड ये कीजिएगा। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इस पे जी। दास्तान लिखी जा सकती है। जी। भाई, मेरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नोटिफिकेशन हुआ, जो मुझे ओहदा दिया गया, वो तो दिया गया 2018 के इलेक्शन से पहले। हम्म। बल्कि 30 अप्रैल को मेरा नोटिफिकेशन हुआ था फॉर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विमेन विंग बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन सियासत में और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ जो है हमारा, वो बहुत बचपन से है। क्योंकि हमारा मैटरनल, मेरा ननिहाल, मेरा ददियाल बहुत ही एक्टिव रहा पीपल्स पार्टी के साथ। मेरे मामू हम्म। भुट्टो साहब के राइट हैंड थे साउथ पंजाब में, मरहूम
मलिक सदीक सिकंदर साहब, एंड ही वाज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और पीरज़ादा साहब के साथ उनका एक बहुत रोल रहा। और मेरे ददियाल का भी ज़ाहिर बात है, एक सराइकी वसेब की जो एक पार्टी है वो पीपल्स पार्टी ही कंसीडर होती है। और मुझे अब जो मैं अब बचपन में अपना सोचती हूँ कि हमारे घर में भुट्टो के नारे भी लगते थे, हमारे घर में इलेक्शन कैंपेन्स जब होती थी और जो भी उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ अटैच्ड होते थे तो उनको एक प्लेटफॉर्म और रिकग्निशन प्रोवाइड होती थी हमारी फैमिली की तरफ से। और फिर मेरे ससुराल का भी पीपल्स पार्टी में 88 से हम वहाँ मलीर डिस्ट्रिक्ट से MNA MPA ठीक। मेरे ससुराल से होता है। तो अगर इस तरह से इनडायरेक्टली, बल्कि मैं उसको डायरेक्टली कहूँगी, और वो ठीक। एक रीज़न है मेरी पार्टी में फॉर्मली आने की और मुझे एक प्लेटफॉर्म, रिकग्निशन और एक इज़्ज़त मिलने की, कि उसमें फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अफेक्ट करता है। अच्छा मैडम, अगर आपकी मसरूफ़ियत के हवाले से बात करें तो दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? सारा दिन की मसरूफ़ियत क्या रहती है आपकी? जी, वो मसरूफ़ियत ये है कि मेरे ख़्याल से एक दफ़ा हैरी क्लिंटन ने कहा था, वन ऑफ़ द मोस्ट फॉर ग्रांटेड जॉब जो है वो हाउसवाइफ़ की होती है, कि वो तो कुछ नहीं करती हैं। जी। तो ख़वातीन का मेरे ख़्याल से एक रोल इस वजह से भी बहुत चैलेंजिंग होता है कि जब वो प्रोफ़ेशनल या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आती हैं तो क्रिटिकल जो है एक बहुत ज़्यादा होता है कि जी क्या ये अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ बीइंग मदर या वाइफ़ या ख़ातून खाना पूरी कर पाएँगी या नहीं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर की तरफ से बहुत सपोर्ट है। घर का हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है इस सिलसिले में, तो वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो जाता है। लेकिन यूजुअली मेरे ऊपर काम सवार होता है। और पॉलिटिक्स वो थी कि जब मैंने अर्ली राइज़र में कभी भी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स में आके वो सुबह इलेक्शन कैंपेन होती थी तो हम 4 बजे सोते थे तो 6 बजे भी उठ जाते थे और अर्ली ठीक। राइज़र्स के साथ हुँ। मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता था। तो बल्कि मैं ये कहती हूँ कि जब एक दफ़ा दिन शुरू होगा तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। और सियासत में कोई चीज़ प्लान नहीं होती हैं, सडन होती हैं, अनप्लैन्ड होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, तो उसके लिए आपको हर वक्त मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो बस वो जैसे-जैसे चीज़ें आती जाती हैं, पूरे दिन में मेरे ख़्याल में शेड्यूल्ड 3 से 4 प्रोग्राम्स होते हैं और ठीक। अनशेड्यूल्ड कोई 10 से 12 प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो अच्छा। वो इस तरह से ही चलता रहता है। और फिर दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत डिफरेंट पार्टी है। हुँ। पीपल्स पार्टी पसमानदा जो आपके तबकात हैं उनकी पार्टी है। पीपल्स पार्टी किसानों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी मज़दूरों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है। हुँ। तो इस लिबरल, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक पार्टी के अम्ब्रेला में तकरीबन आपकी जो आवाम है वो सारी की सारी इसका हिस्सा बन जाती है। तो उसमें ज़ाहिर बात है फिर हमारा भी ज़रा खुला-डुला ही माहौल है, जो भी आया उसको ज़ाहिर बात है आपको हैंडल करना पड़ता है, जी। लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ता जी। है, जो उनके मामलात चल रहे हैं उसमें हम जहाँ-जहाँ सपोर्ट कर सकते हैं डेफ़िनेटली हम उसमें उनको वैसे सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी हॉबीज़ के हवाले से बात करें तो आपको पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, क्या पसंद है? जी मुझे फ़नून लतीफ़ा और हुँ। शायरी, म्यूज़िक जो है वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है और मेरे हुँ। ख़्याल से इसका बड़ा ताल्लुक़ होता है, आपकी रूह के साथ बहुत ताल्लुक़ होता है। और जो सॉफ्ट इंसान होता है या जो सेंसिटिव होता है उसको शायरी वैसी बहुत अफ़ेक्ट करती है। और हुँ। मुझे जो सराइकी लिटरेचर है उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है, सराइकी शोरा को सुनने का बहुत अच्छा। शौक़ है। और जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम है मैं हुँ। बहुत शौक़ से सुनती हूँ। अच्छा। आबदा परवीन मेरी फ़ेवरेट सिंगर हैं, लिविंग लेजेंड हैं। हुँ। और कव्वाल में मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान और ये उस्ताद घराना जो है मुल्तानी, मुझे वो बहुत शदीद पसंद है। तो हमारे सराइकी वसेब से भी काफ़ी सुरैया मुल्तानी कर और बाकी जो आए सिंगर्स, तो मुझे वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं। सराइकी म्यूज़िक मेरा ठीक। बहुत फ़ेवरेट है। हाँ। अच्छा मैडम, जो सियासतदान होते हैं तो वो कोई आर्टिकल भी लिखते हैं अखबारों में, तो आपका कोई इरादा है इन फ्यूचर अखबार में कोई आर्टिकल लिखने का? जी, स्कूल के ज़माने में मैं पोएट्री भी करती होती हुँ। थी और स्कूल के ज़माने में मैं लिखती भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वो अच्छा। एक इस तरह का माहौल मिलता था।
अभी भी जब कभी मेरी डायलॉग्स होते हैं तो मुझे सब बहुत इनकरेज करते हैं, और मेरी थिंग्स टू डू में एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ये आ रही है कि मुझे लिखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं टाइम को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं एक फ्री ऑफ माइंड के साथ जो है वो कुछ आर्टिकल्स लिख सकूं। लेकिन डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़रूर आपको इस चीज़ का भी देखने का मौका मिलेगा। ट्रैवल करना पसंद है आपको? हाँ जी, ट्रैवल मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और अच्छा। ट्रैवल ज़िंदगी का हिस्सा भी बहुत ज़्यादा है। तो हुँ, ज़िंदगी जो है वो सफ़र में ही गुजरी जा रही है। हुँ, तो मेरा कुछ पैटर्न्स इस तरीके से हैं कि मेरा जो कुछ एक घर है तो वो हैदराबाद में है, अच्छा, मेरा ससुराली घर कराची में है, अच्छा, मेरा जो पेरेंटल होम है, मेरा अपना घर जो है वो भी एक बहावलपुर में है। ठीक, और ज़ाहिर बात है फिर आपको प्रोविंशनल और फेडरल कैपिटल्स जो हैं उनके लिए मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, तो पॉलिटिक्स में मेरे ख़्याल में जो आपका जो हम बोलते हैं राजकोट, सिंधी सराइकी में जी, राजकोट की जो पॉलिटिक्स है वो तो यहाँ पर हमारे जो हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारी टीम है वो संभालती है। और वो जो एक बंदा होता है जो आपको अपीयरेंस पे नज़र आ रहा होता है, वो सिर्फ सफ़र ही कर रहा होता है, वो बस सिर्फ लॉबिंग मीटिंग्स में और ठीक, इनमें ही वो हो रहा होता है। तो सफ़र बहुत ज़्यादा है। वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे छोटे-छोटे शहरों में जाना बहुत पसंद है। छोटे बाज़ारों में जाना बहुत पसंद है। और उन बाज़ारों का ये होता है कि मुझे लगता है कि वो सकाफ़त को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हमें ब्रांड्स की दुनिया से निकल के हाँ, जो एक है हमारा एक वो जो पुराना बाज़ार होता है, जी, मुझे लगता है वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ के हुँ, कल्चर को, वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, उनकी बाइंग कैपेसिटी है, उसको जो है वो काफ़ी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे मुझे शौक है, छोटे शहरों में जाना का बहुत शौक पाकिस्तान है। के कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? शहर बेसिकली अच्छे लगते हैं कि जहाँ पे आपकी कंपनी बहुत अच्छी होती है। हुँ, मुझे कुछ बहुत छोटे-छोटे शहर हैं, मुझे लिया बहुत पसंद है, अच्छा, मुझे बहावलपुर बहुत शदीद पसंद है, अच्छा, और मुझे कराची पसंद है। हैदराबाद में मेरा घर है तो मुझे पसंद है। मुझे कोहाट बहुत पसंद है, मुझे कोहाट बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन लगता है, और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। हुँ, और कोहाट के अलावा मुझे रोही जो है डेज़र्ट एरिया, डेजर्टेड एरियाज़, हुँ, क्योंकि मैंने लिया की हुँ, बात की तो वहाँ हुँ, पे भी हुँ, चौबारा डेजर्ट है, हुँ, बहावलपुर की बात की तो हुँ। यहाँ पे भी चोलिस्तान डेजर्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा है, अच्छा मैडम यहाँ मिठी शहर मुझे बहुत हाँ, पसंद है। अच्छा मैडम दूसरी चीज़ ये है कि बहावलपुर में डेज़र्ट रैली भी होती है, जीप रैली। जी, जी, तो जीप बिल्कुल। रैली के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, जीप रैली में 2013 में हाँ, जब मैं बहावलपुर शहर को देख रही थी एक प्लेटफ़ॉर्म से, तो हम लोगों ने फॉर्मली पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद ठीक, फिर लेस और मोर हमारा पार्टिसिपेशन रहता है टीडीसीपी डिस्ट्रिक्ट जी, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें हमारी भी पार्टनरशिप होती है। ठीक, तो 2013 में ये वो दौर था जब रैली में ख़वातीन जाने का सोच भी नहीं सकती थीं। जी, तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर थी इमराना अजमल साहिबा, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड जस्ट लाइक अ हुँ, सिस्टर। तो हम लोग जॉइंट वेंचर्स इस तरीके से करते थे, क्योंकि हमारा एक कॉज था कि सराइकी वसीब की ख़वातीन को रिप्रेजेंट करना चाहिए हुँ, बहुत रिस्पेक्टफुली हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। हुँ, तो देयर वी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द रैली एज़ वेल, और वहाँ पर एक फ़ीमेल ड्राइवर भी होती थी, मुझे नाम थोड़ा-सा उनका ठीक, ज़हन में नहीं है। हुँ, तो और अब आहिस्ता-आहिस्ता पिछले साल कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से, इस दफ़ा भी कोविड की वजह से हम लोग शायद अवॉइड करें, लेकिन हम इसको मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ख़वातीन की जीप रैली के अंदर लेकर आएँ। वैसे पिछले साल हम लोगों ने इनिशिएट भी किया था, जिसमें साउथ पंजाब की जो ख़वातीन हैं, जो पूरे मुल्क में किसी भी कैपेसिटी में काम कर रही हैं, तो उनको हमने वहाँ पे इनवाइट किया था, और हमने एक प्रेसिडेंट और एक क्रिएट करने की कोशिश की थी कि, क्योंकि देखिए ख़वातीन और बच्चे जब किसी इवेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका डेकोरम वैसे ही बहुत इम्प्रूव हो जाता है, जी, और वो बहुत ही फ्रूटफुल और हेल्दी एक्टिविटी कन्वर्ट हो जाती है। और कल्चर का जारी बात है, ताल्लुक़ उसमें ख़वातीन की अपनी एक हैसियत है। तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन की प्रेजेंस से जो चोलिस्तान जीप रैली है उसको मज़ीद फ़ायदा होगा, और जो एक उसका इंटरनेशनल इमेज है जी। वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। कभी फॉरेन कंट्री विज़िट किया? जी बिल्कुल।
मेरे ट्रिप्स वगैरह तो होते रहते अच्छा। हैं, और लर्निंग का मुझे काफ़ी शौक़ है, हुँ। और मेरी फेलोशिप्स हैं कुछ, और वैसे पर्सनल विज़िट्स होते हैं, तो बिल्कुल। अच्छा, फ़ॉरेन कंट्री का आपने विज़िट किया और पाकिस्तान के कल्चर को और उनके कल्चर में क्या फ़र्क देखा? कैसा देखती हैं आप? मुझे लगता है हर जगह के, ज़ाहिर बात है, कलर्स तो और शेड्स हर जगह के अपने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, फूड है। हुँ। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है, जो बड़ी पसंद आई थ्रू आउट माई ट्रैवलिंग, जी। वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या बैरून मुल्क हो, मुझे लगता है कि इंसान का मिजाज हर जगह एक ही है, लेस और मोर। हुँ। और इंसान का जो मिजाज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उसकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो इकॉनमी है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके एप्टीट्यूड्स को। वो आपको तहम्मुल में भी ले आती है, वो आपको एग्रेसिव भी कर देती है। तो मुझे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो एक पैटर्न नज़र आता है कि लोग बहुत तहम्मुल में होते हैं, हुँ। सब्र होती है, एक दूसरे को रास्ता देने की कोशिश करते हैं, जी। एथिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनके, हुँ। और ज़रूरी नहीं कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो ही वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो उस तरीके से ओबे करेंगे। ठीक। वो अपने लिए काम इस तरीके से करते हैं, कमिटमेंट इतनी जी। ज़्यादा होती है कि भले उनको कोई वॉच ना भी कर रहा हो, और आपने अगर एक हुँ। इंसान की से सपोज़ कि वहाँ पर एक जॉब है, हुँ। तो वो अपनी जॉब के साथ इतना कमिटेड होगा कि वो अपने ड्यूटी आवर्स को पूरा करेंगे, टाइम ठीक। को फॉलो हुँ। करेंगे, सफाई को बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ में थोड़ी सी गैप है हम हुँ। लोगों का। तो वो, और मुझे मुझे उनके एथिक्स बहुत पसंद है, उनके बेसिक हाइजीन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा मैडम, आप सियासत के बारे से बात करते हैं, बाकी बातें बहुत होगी। मैडम, आने वाले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को आप कैसे देखती हैं? अ, भाई मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि देखिए, सियासत जो है, जी। अगर उसको बहुत खलूस के साथ किया जाए तो सियासत इबादत है। हुँ। और सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर, हुँ। बल्कि आप दुनिया की अगर हिस्ट्री उठा लें तो ये वो पार्टी है, दुनिया में हर पार्टी में पहले कारकुन जो हैं वो कुर्बानी देते हैं और फिर लीडरान्स कुर्बानी देते हैं। जी, यूजुअली बिल्कुल ऐसा लीडर है। जो होते हैं वो कुर्बानी हुँ। नहीं भी देते, नहीं देते, कारकुन जो हैं कारकुन उनका कुर्बानियाँ जानदार दे ज़्यादा देते हैं, होती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसके लीडर पहले अपनी कुर्बानी दी जिन्होंने, हुँ। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है उनकी एक कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी के जाले से जी। ज़्यादा कमिटेड मेरे ख़्याल में इस दुनिया में शायद कोई वर्कर नहीं है। सही। और ऐसा। पीपल्स पार्टी जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल भी और आज भी वो हुँ। वाहिद पार्टी है हुँ। इस मुल्क की जो फेडरल डीएनए रखती है। ठीक। बाकी पार्टीज़ जो हैं वो सूबे की हद तक महदूद हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक पे भी अपनी एक ग्रिप रखती है सूबाई हुकूमत के अलावा। हुँ। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी अवामी जमात कोई नहीं है। हुँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिबरल है, हुँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक है, इसका जो जमहूरी अमल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बल्कि मैं अक्सर मिसाल देती हूँ जी। कि पार्टी में जब कभी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती जी। हैं, तो मैं ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ऐसे तनावर और एक ऐसे दरख्त की मानिंद है, वो जो बरगद के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता 100 साल और हुँ। सदियों के ऊपर होते हैं और बहुत ही वो गुंज मुंज होने लग जाते हैं। अच्छा। और लेकिन वो सायादार भी उतने ही हाँ। होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी उतने ही होते हैं। तो ये वो पार्टी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक। और ज़ाहिर बात है उसकी टहनियाँ, उसकी शाखें, उसके पत्ते कभी आपस में एक दूसरे को वो भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुस्न है उस दरख्त का, उस कदीम दरख्त का, उस पार्टी का ये हुस्न है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, अवामी पार्टी है और अवाम के मसाइल को समझती है, उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए भी एक शर्फ़ की बात है कि हम इस पार्टी का हिस्सा हैं, हमारे आबाओ अजदाद भी हिस्सा थे और हम भी इस पार्टी का हिस्सा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िला बहावलपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक मज़बूत है?
देखिए ज़िला छोड़ मैं इवन सराइकी वसेब की बात करूँगी कि हुँ, सराइकी वसेब में अगर हम एक डेकेड पहले जाएं तो सराइकी वसेब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मेरे ख़्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो भी पार्टीज़ आईं उनका फ़ोकस यहाँ का अर्बन एरियाज़, अर्बन सिटीज़, इवन अगर आप बहावलपुर शहर देखें तो बहावलपुर शहर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़ोकस ज़रूर है, लेकिन बहावलपुर के जो देहाती इलाके हैं, जो वो तहसील हैं जो कि मज़ाफ़ात में आती हैं, चोलिस्तान के एरिए को आप देखें, वो बाकी पार्टीज़ का फ़ोकस नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ज़्यादा उनका फोकस रहा वो रूरल एरिया रहा, देहाती इलाका जात रहे, देहात के लोग रहे, किसान रहे, काश्तकार रहे। भुट्टो साहब की 7 मरला स्कीम और 5 मरला स्कीम जो है आज भी जो बेघर लोग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जो लोकल्स हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर में भी आई बिलीव कि जी। इवन बाकी पार्टीज़ के भी जो कायदान होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने इनिशिएट जो किया अपना पॉलिटिकल कैरियर का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया। और फिर ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी एक पार पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स हैं। हुँ, तो उसमें ज़्यादातर आप चीमा साहब देखें तो चीमा साहब स्टार्टेड, एक नाम है हुँ, बहावलपुर में, जी, ही स्टार्टेड विद पीपल्स पार्टी। हुँ, फ़ारूक आज़म साहब का देखें तो वो एक नाम है पीपल्स पार्टी के साथ। हुँ, मुझे तो अभी पिछले दिनों कुछ बच्चे बता रहे थे कि समीउल्लाह चौधरी साहब, मेरा ख़्याल ये था कि वो नून के साथ ही हमेशा से एसोसिएटेड थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत इनिशियल्स में कभी हुँ, ही वाज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हुँ, तो लेस और मोर जो सारी यहाँ पर लोग रहे वो पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड रहे। अज़रा शेख साहिबा पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही यहाँ पर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अपनी स्ट्रेंथ थी हुँ, और अपनी स्ट्रेंथ है, हुँ, और उसमें हम लोग इस चीज़ को मज़ीद इंश्योर कर रहे हैं कि जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कुछ नाराज़ लोग हैं हम हुँ, उनको लेकर के आएँ, जो लोग आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को में आना चाह रहे हैं हम उनको स्पेस दें, बाकी पार्टीज से जो लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं हम उनको वेलकम करें। तो आई बिलीव कि अभी भी एक बहावलपुर ज़िले के अंदर जो एक बड़ी फॉर्चुनेट बात हुई है कि मखदूम अली हसन गिलानी साहब जनरल सेक्रेटरी डिवीज़न के मुंतखब हुए हैं, तो उनका ताल्लुक भी बहावलपुर ज़िले से ही है। हुँ, तो उनका ख़ुद फोकस बहुत ज़्यादा है बहावलपुर ज़िले में और हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। कभी कभी तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि हमारे पास कोई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव अवामी लीडर नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अवामी लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं और एक साइनर्जी में, क्योंकि एक इंसान या एक लीडर भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलके लीडर बनता है। तो एक जो अवामी रेला जो है वो जो इस वक्त बहावलपुर पीपल्स पार्टी की तरफ गामजन है, उससे जी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डोमिनेट करेगी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के अंदर हुँ। और अपने लोगों की सही रिप्रेजेंटेटिव होगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए बिल्कुल वैसे काम करेंगे जैसे हमारे लीडरान बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिस तरीके की बुनियाद रखी थी, हम इंशाअल्लाह उसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा मैडम, ज़िला बहावलपुर में तंज़ीम साज़ी के हवाले से अगर हम बात करें, तो ज़िला बहावलपुर में तंज़ीम साज़ी हो रही है और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी? अभी हाल ही में एक डिनर भी हुआ था, तो इस हवाले से आप डिटेल से गाइड कर दें तंज़ीम साज़ी के हवाले से। जी, तंज़ीम साज़ी जैसे मैंने इससे पहले भी ज़िक्र किया कि बहावलपुर में एक बहुत बड़ी लॉट है सीनियर्स की, थिंक टैंक्स की, जिनका पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो पहले तो हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो एक्टिवली हम लोगों को गाइड करें ताकि किसी किस्म का कोई गैप ना रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे यूथ है, हम उसको जो है इस वक्त सेटल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इन शेप लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब माशाल्लाह खुद फोकस्ड हैं यूथ पार्टिसिपेशन पे,
और इस वक्त पाकिस्तान में देखा जाए तो जो आपकी आबादी है वो 60% जो है वो यूथ के ऊपर, 18 से लेके 28 से 30 साल तक की जो आबादी है वो 60% की यूथ पे मुश्तमिल है। जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो यूथ को अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती से यूथ को जो डिट्रैक किया गया हुँ, और लोगों को उम्मीद दिलाई गई, और पीटीआई की हुकूमत ने और कप्तान साहब ने जो लोगों को और बच्चों को और यूथ को इंगेज किया और उनको जो एक इस वक्त बहुत शदीद कन्फ्यूजन का वो शिकार हैं, तो हम उनको अपनी तरफ लेकर आएँ और उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें और यूथ को एक प्रॉपर लाइन दें, एक प्रॉपर चैनल दें कि किस तरीके से वो अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वसेब के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए। तो तंजीम साजी में यूथ का हम बहुत फोकस रखेंगे। तंजीम साजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जी, जिसका मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी, जी, वो ख़वातीन की शमूलियत है। ठीक। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर, हुँ, जैसे मैंने अभी आप वो चोलिस्तान जीप रैली की बात कर रहे थे, तो मैं जी, आपको यही कह रही थी कि अगर आपने कल्चर के साथ अपना रब्त स्ट्रॉन्ग रखना है, अगर आपने एक चीज़ के डेकोरम को जो हुँ, है वो मेंटेन रखना है, तो उसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की ओवरऑल अब अगर आबादी देखी जाए तो वो 50% से ज़्यादा जो है हुँ, वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है, मुझे भी जी, जब कभी कोई कहता है जी रिज़र्व सीट के लिए आप अप्लाई करें और हुँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं रिज़र्व जी, सीट के लिए, तो मैं ये बात कहती हूँ कि ख़वातीन कब तक कोटे पे रहेंगी। ख़वातीन को अब चाहिए कि वो कांधे से कांधा मिलाकर स्ट्रगल करके हुँ, वो सिलेक्टेड ना हो। ना हो। मुझे वैसे भी लफ्ज़ सिलेक्टेड से बहुत शदीद चिढ़ है। जैसे सिलेक्टेड हुकूमत है तो जी, वैसे सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस, हुँ, तो उसमें वो ठीक है, वो एक और एक है, वो होना चाहिए, मैं हुँ, उसको इनकरेज करती हूँ। ठीक। लेकिन जहाँ तक ख़वातीन है, मैं इनकरेज करती हूँ कि ख़वातीन को आना चाहिए, दे मस्ट बी इलेक्टेड, हुँ, दे मस्ट गो इन द फील्ड्स, दे मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी, दे हुँ, मस्ट नो कि क्या क्या चैलेंजेस हैं फील्ड के ऊपर। जब तक बिल्कुल। आप आवाम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, आपको ना तो उनके मसाइल का पता लगेगा, ना आप उसको सही तरीके से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आपकी तर्जमानी में भी गैप रहेगा, हुँ, आपकी सलाहियत में भी गैप रहेगा। लेकिन जी वो कहते हैं ना कि जो अर्न करके, जो कमा के जो आप रोज़ी लेते हैं जी, और उसका अपना एक मज़ा होता है और उसकी अपनी एक बरकत होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुँ, ख़वातीन को अब इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ आना चाहिए हुँ, और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। डेफ़िनेटली अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे हुँ, तो एक नो डाउट मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्की के हुँ, इश्यूज़ हैं यहाँ पर। तो मैंने तो ये देखा है कि जो साहिबान कॉन्फिडेंट होते हैं एंड दे नो हू दे आर, तो हुँ, वो हमेशा खातून को इनकरेज करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जो इनसिक्योर होता है तो वो फिर टांग खींचने की कोशिश करता है या मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं वो लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत पॉजिटिव चेंज सोसाइटी के अंदर देख रही हूँ और उसकी ख़ुद मैं मिसाल आपके सामने बैठी हूँ कि जी, इतने कंजर्वेटिव हुँ, सराइकी बैकग्राउंड के बावजूद जी, मैं अगर मेरे ख़्याल में आई एम अमंग दोज़ जो कि बहुत एक्टिवली इस वक्त सियासत कर रहे हैं बहावलपुर शहर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम की वजह से रिकग्नाइज़ होती हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माय जेंडर हुँ, और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि जी मैंने सेलेक्टेड उसके ऊपर आना है या रिज़र्व सीट पर आना है। तो ख़वातीन की शमूलियत जो है वो तभी हो सकेगी सही तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगी। ठीक। अच्छा मैडम, अगर सूबे के हवाले से बात करें तो सूबा जनूबी पंजाब के हक़ में है या सूबा बहावलपुर? ये तो जी आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। जो हमारी पार्टी का इसमें स्टांस है वो सूबा जनूबी पंजाब का है ठीक। और ये बात बहुत पहले जो है भुट्टो साहब के दौर में की गई थी
और बीबी ने सराइकी वसेब का नारा लगाया था। जी। भुट्टो साहब ने सराइकी वसेब को हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और इसके लिए काम किया, उनका फोकस रहा हमेशा। आप आज भी इंस्टीट्यूशंस को देखें, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को देखें तो ये पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी को देखें तो जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर एफएम रेडियो बहावलपुर के अंदर देखें जी। तो रेडियो पाकिस्तान का जो स्टेशन था वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वो हुआ। कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन रोड नेटवर्क्स जो हैं साउथ पंजाब के वो पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है। बिल्कुल। हेड मोहम्मद वाला आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे सराइकी वसेब को इकट्ठा करके लेने के हक़ में है और मुत्तहद होके चलने में जो है वो ज़्यादा बरकत भी होती है और उसका फ़ायदा भी आवाम को ज़्यादा होता है। जहाँ तो देखें हमारे अक्सर दोस्त, हमारे भाई बहुत सारे साहिबान बहावलपुर सूबे की बात करते हैं, तो इवन जब सराइकी सूबे की भी इनिशियल में बात शुरू हुई थी तो मेरा हमेशा स्टांस ये होता था कि सराइकी सूबा बना लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपने उस सूबे को चलाना किस तरीके से है। क्या आपके पास वो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं? क्या आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है? क्योंकि देखिए ना, उसमें सेनेट में उसका एक अलहदा रोल आ जाएगा, पार्लियामेंट में उसका फेडरल पार्लियामेंट में जी। उसका एक अलहदा रोल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या उसके लिए हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं अपने लोगों की, अपनी जनरेशन की? क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं एक सूबे को रन करने के लिए? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब हम साउथ पंजाब में सराइकी सूबे की बात करते हैं तो क्या हम अपनी ख़वातीन को, क्या हम अपने नौजवानों को, क्या हम बाकी जो हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो एक भरपूर रिप्रेजेंटेशन दे सकें? ओहदे ले लेना, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ जाना, ये आसान काम होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, जी। उसमें अपनी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा करना, जी। लोगों के साथ जुड़त रखना, बिल्कुल। उनकी खिदमत करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से ये फ़ोकस होना चाहिए। और हर चीज़ सियासत की नज़र नहीं करनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बार्गेन होती है हमेशा, कुछ आपकी बातें मानी जाती हैं, कुछ दूसरों की बातें मानी जाती हैं, लेकिन एंड में फ़ैसला ये करना चाहिए कि आवाम को किस चीज़ का जो बेनिफिट है सबसे ज़्यादा है। तो हमेशा फ़ाइनल डिसीजन वो होना चाहिए जो आवाम की बेहतरी, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए हो। तो ठीक। मेरा बहुत कैटेगोरिकली, हुँ। लॉजिकली हुँ। स्टांस है कि सराइकी सूबा जो है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक। सराइकी वसेब के अंदर सिर्फ बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है या बहावलपुर डिवीज़न नहीं आता है, उसके अंदर हमारे डीची खान के भाई हैं, हमारा वो एक कल्चर है, हमारे मुल्तान डिवीज़न है। तो इन 3 डिवीज़न्स के ऊपर जो एक सूबा है वो सूबा होगा जो कि असल रिप्रेजेंटेटिव होगा सराइकी वसेब का, ठीक। और उसमें इंशाल्लाह हम सब साथ चलेंगे। अच्छा मैडम, अगर अगले दौर की बात करें तो सियासत के हवाले से, तो आगे आप बल्दियाती इलेक्शन में या जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, हिस्सा लेंगी बहावलपुर में? जी बिल्कुल, हम लोग इंशाल्लाह, हमारा एक पैनल होगा जो कि सराइकी वसेब में और बहावलपुर ज़िले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। जी। और हम बिल्कुल भरपूर तरीके से उसमें करेंगे, क्योंकि आप ये देखें कि जो प्रेजेंट, मेरा तो खैर बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि एक्सपोज हो जाएगी आपकी मौजूदा गवर्नमेंट। अगर बल्दियाती इलेक्शन होता है तो ये पिट जाएंगे बल्दियात के ऊपर। तो अगर इन्होंने कराए तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसमें एक रोल होगा और हम उसमें भरपूर जो है अपना एक रोल प्ले करेंगे और हमारे पैनल्स होंगे और जो रिप्रेजेंट करेंगे और इस इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में अपना हम पूरा जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, अपोजिशन ने पीडीएम बनाई है, पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा है, पीडीएम इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है? देखें, पीडीएम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिसमें सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कि उन्होंने पीडीएम को जो इनिशिएट किया और जो उसकी इनिशियल मीटिंग बुलाई इस्लामाबाद के अंदर और सारी पार्टीज़ को इकट्ठा किया। ये जमहूरियत का हुस्न है और ये उनकी वालदा ने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया था कि अपने ज़ाती जो भी रंजिशें थीं या इवन सियासी रंजिशें थीं वो भी भुला के इस मुल्क की बका और सलामती के लिए उन्होंने सारी जमहूरी पार्टियों को इकट्ठा किया था और बिल्कुल उसी प्रेसिडेंट को फॉलो किया बिलावल भुट्टो साहब ने और उन्होंने पीडीएम का जो एक प्लेटफॉर्म था उसको इनिशिएट करने में मिसाली किरदार अदा किया। और पीडीएम देखें, बात ये है कि अपोजिशन में बैठना बहुत आसान है और हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, लेकिन जो आवाम के मसाइल हैं, जो पीडीएम का जो इस वक्त बेसिकली पर्पज़ है वो ये है कि जो आवाम है वो रोज़ बरोज़ पस्ती की तरफ जा रही है। अगर हम आम इंसान की बात करें, अगर हम गरीब आवाम की बात करें, मैं अपने इलाके के लोगों की बात करूं, आप हम महीने में 2 से 3 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस को आगे लेके चले जाते हैं। बिजली के बिल इतने महंगे हो चुके हैं, दवाइयों के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम इंसान जो है वो दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सेहत की सहूलियात लोगों को नहीं है, पढ़ाई की सहूलियात लोगों को नहीं है, बेनिफिट्स किसी किस्म के प्रोवाइड नहीं हो रहे, बल्कि अब तो ये भी सुना जा रहा है कि ये पेंशन्स जो हैं उनके ऊपर एक डिबेट चल रही है कि जी हम पेंशन्स ना दें लोगों को। तो आप तो बेसिकली सारा कुछ कैपिटलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप तो डेमोक्रेसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो गरीब लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसमें तो यही होगा कि अमीर से जो अमीर है वो अमीरतर होता जाएगा और जो गरीब है वो गरीबतर होता जाएगा। तो मुझे तो ये हुकूमत लगती है कि शुगर माफिया की हुकूमत है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। आपने जब कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है फ़ायदा देना होता है तो आप उनको सब्सिडीज़ दे देते हैं। जब आपने किसी और एक अमीर तबके को सपोर्ट करना होता है तो आप उनको सब्सिडीज़ दे देते हैं। गरीबों के लिए आप यहाँ पर आए थे और उन गरीबों को तो आप रोज़ाना जो है वो तो एक खुराक जो है उसको तरस रहे हैं। गंदम की किल्लत आप कर देते हैं। वही गंदम जो हमारा बेहतरीन गंदम हमारे मुल्क के अंदर काश्त होती है, हमारा किसान जो काश्त करता है वो आप बाहर बेच देते हैं और फिर बाहर से फिर महंगे दामों ख़रीद कर फिर इस मुल्क में आप लोगों को लेकर आते हैं और फिर वो इस तरीके की गंदम यूक्रेन की यहाँ पर आई कि आप यकीन कीजिए कि वो गंदम खाने के काबिल नहीं है। वो ऐसी गंदम है कि आप जानवरों को भी डालें तो आपके ऊपर रिजर्वेशन होती है। तो जो पीडीएम है उसका मकसद ये है कि वो जो अवामी मसाइल हैं उनको उजागर करे और वो एक प्रेशर डेवलप करे इस हुकूमत के ऊपर, इस सेलेक्टेड हुकूमत के ऊपर कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस चीज़ को देखें। ये भी एक एथिकल ग्रेस होती है उनके ऊपर, उनमें इतना मॉरल करेज होना चाहिए। उन्होंने खुद 2.5 साल बाद कहा कि जी मुझे तो नहीं पता था कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से चलती है और उसके लिए एक टीम बनानी पड़ती है। तो आप वो यूथ को जो है डिसंगेज करके, यूथ को गुमराह करके और कुछ किसी के बलबोतों पे आप हुकूमत में तो आ गए और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। तो ये तो उनकी खुद एक्सेप्टेंस है। तो उसमें मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है उनके पास इतना करेज होना चाहिए कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मैं बुरे तरीके से नाकाम हो चुका हूँ, मेरी हुकूमत पिट चुकी है और मैं इस मॉरल करेज का जो है मुज़ाहरा करते हुए मैं रिज़ाइन करूँ। आप देखें कि कहीं भी कोई कौम होती, ये डेवलप्ड कंट्री होता, ये हमारे पास कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये यूनाइटेड किंगडम होता, ये यूके होता, ये इंग्लैंड होता, ये अमेरिका होता, तो लोग फ़ौरन रिज़ाइन कर देते कि जी हमारी मिसकैलकुलेशन है, हम इस रोल के ऊपर पूरा नहीं उतर रही हैं और हमारी कौम से भी माफ़ी है और शायद कौम माफ़ भी कर देती है उनको। लेकिन वो तो ये तो हठधर्मी है कि आप डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी और को भी ये मौका ना दें कि वो आए और आके आवाम को जो एक मसाइल की दलदल है उससे निकाल सके। ठीक है। अच्छा मैडम, डिवीज़न में पीपल्स पार्टी को महफूज करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें जो मेंबरशिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और लोगों को इंगेज करना चाहिए इसमें।
और जो हमारे जो कायदान हैं और जो हमारे लीडरान हैं, उनको चाहिए कि वो आवाम के साथ राब्ते अपने, जो कि हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और मुझे बहुत खुशाइन तब्दीली आती नज़र आ रही है बहावलपुर ज़िले के अंदर। तो उसमें ये है कि एक तो जो लीडर है, जो भी लीडर है, उसको अवेलेबल होना चाहिए आवाम के लिए, उसका राब्ता होना चाहिए आवाम के लिए, उसको इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है वो राब्ता है लीडर का आवाम के साथ, सियासी कारकुन का आवाम के साथ, सियासी वर्कर का आवाम के साथ, और उसमें मेंबरशिप को इनकरेज करना चाहिए। और हम उसके ऊपर एक कैंपेन बल्कि हमने स्टार्ट कर दी, जी। और जो एक कन्वेंशन कराया मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब ने, उसके कुछ ही दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वर्किंग इतनी ज़्यादा है इलाके के अंदर कि विदिन फ्यू आवर्स हम हज़ारों लोगों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं। और वो इस चीज़ की अक्कासी है कि हमारी जो तंजीम साज़ी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और हमारा आवाम के साथ राब्ता जो है वो कितना गहरा है। तो हम लोगों को पैसे दे के नहीं बुलवाते हैं, हम खुद जो है गरीब आवाम का हिस्सा हैं, और वो आवाम खुद आती है क्योंकि उनको भरोसा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उनकी असल रिप्रेजेंटेटिव है। तो तंजीम साज़ी का यही अमल है जो कि चल रहा है, चलता रहेगा, और इसमें हम कन्वेंशंस करेंगे, बार बार करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, और सिर्फ एक जगह पे नहीं करेंगे, हम इसको मूव करते रहेंगे। अभी ठीक। हमने तहसील सदर, विच आई बिलीव इज़ वन ऑफ हुँ, द मोस्ट डिप्राइव्ड तहसील ऑफ बहावलपुर हुँ, सिटी, और 30 किलोमीटर के रेडियस पे एक हुँ। आपने तहसील बना दी। उस जी। तहसील को ना आपने कोई इंस्टीट्यूशन दिया, ना आपने नादरा का उसमें जो है कोई ऑफिस बनाया, ना वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी है, ना वहाँ पे कोई कॉलेज है, ना वहाँ पे कोई ऑपरेशनल हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे कोई एक आरएचसी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली टीएचक्यू वहाँ पर नहीं है। समासट्टा के अंदर आता है तो वो तो सिटी के इलाके को ज़्यादा वो करता है। तो वो मुसाफिर खाने के अंदर, नूरपुर के अंदर, मिड ऑफ दी तहसील के अंदर हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने चाहिए। और जो लोग हैं वहाँ पर, उनको पानी, साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं है, और ग़िज़ाई किल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आवाम को और किसान को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। वो लोग जो काश्तकार हैं वो शदीद इस वक्त परेशानी का शिकार हैं क्योंकि वो अपनी फ़सल से अपना ख़र्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, और जो उनके इश्यूज़ हैं उनको समझना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत को आप कैसे देखती हैं? जी, जो मेरा अपना ओपिनियन है बिलावल भुट्टो साहब के बारे में, वो ये है कि ही इज़ वेरी रियलिस्टिक, वेरी मैच्योर, हुँ, एंड वेरी हार्ड वर्किंग लीडर। एंड वो ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं और आते हैं, जो कि बड़ा नेचुरल हो जाता है कि वालिदैन की तरफ से आपको एक सीट मिल रही हो, तो और आप नौजवान भी हो, तो बहुत इसमें नेचुरल होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप समझें इंसान को इंसान ना समझें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब इतने रियलिस्टिक हैं कि इवन जब हम मीटिंग्स के अंदर कोई बात कर रहे होते हैं तो वो हमेशा रियलिस्टिक बात करते हैं, और वो हमेशा अवामी ताकत की बात करते हैं, अवामी नुमाइंदगी की बात करते हैं, अवामी इश्यूज़ की बात करते हैं। और मेरे ख़्याल में जो एक वाहिद लीडर इस वक्त बहावलपुर ज़िले में भी, और हुँ, ज़ाहिर बात है सराइकी वसेब और पाकिस्तान के लिए है, हुँ। वो बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बिलावल भुट्टो साहब को बाजू बनेंगे, हम उनको मज़बूत से मज़बूत तर करेंगे, और बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क को बताएंगे कि वो वाकई में बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं, और वो हक़ पूरा कर रहे हैं। वो यहाँ पर आकर अपने लोगों की खिदमत करें। आप ये देखिए, मुझे बताएं कौन सा लीडर ऐसा है जो एक दिन लाड़कान है, दूसरे दिन इस्लामाबाद है, तीसरे दिन कराची है, चौथे दिन कोयटा है, पाँचवें दिन पंजाब में है, छठे दिन वो केपी
तरीके में है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, उन्होंने जो एक पॉलिटिक्स को ग्राउंड लेवल पे लेकर आए हैं। ये मैं इसके लिए सल्यूट करती हूँ बिलावल भुट्टो साहब को, कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, मुल्क के लिए, वो बहुत खुश आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बात करें तो उनकी सियासत को आप कैसे देखती हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जमहूरियत के जो हैं बानी थे, और कायद आज़म के बाद अगर हमें एक जमहूरी कायद मिला हम्म, तो वो अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। हम्म, और जो उनकी विज़डम थी, जो उनका विज़न था, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, बल्कि वो सारे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म, इस्लामिक ममालिक के सरबराहों में उनका शुमार होता था। जो उन्होंने इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उन्होंने उसकी लॉबिंग की, हाँ, और इतने थोड़े वक्त में हर मुल्क में जाके जिस तरीके से इनविटेशंस दिए, अगर भुट्टो साहब को शहीद ना किया जाता और एक आलमी जो है एक उनके ख़िलाफ़ एक बगावत, या उनके ख़िलाफ़ एक जो एक रिजीम चली, वो ना होती, तो मेरे ख़्याल में आज इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनका इस दुनिया में बोलबाला होता, और हमें कोई जो है कोई पीछे ना धकेल सकता। और जो सेटअप्स वो लेकर आना चाह रहे थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और डेफिनेटली उन्हीं के मिशन को लेके उनकी बेटी और अब बिलावल भुट्टो साहब फील्ड के अंदर हैं। और मैं बिलावल भुट्टो साहब के बारे में भी, जिस तरीके से उनकी विज़डम है, जिस तरीके से उनका विज़न है, और जो उनकी मालूमात है, और जो उनका ब्रॉटअप है, जो उनकी तरबियत है, और जो उनकी तालीम है, मैं ख़ुद ये देखती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर एक भरपूर और एक मुकम्मल लीडर के तौर पे इंशाअल्लाह नुमायाँ होंगे जल्द। अच्छा मैडम, ख़वातीन की सय की वसह में सियासत के हवाले से आपकी क्या राय है? जी, ये तो आपने एक मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जी। ख़वातीन की देखें सराइकी वसेब में, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिंध से भी ताल्लुक़ है, हम्म, मेरी शादी वहाँ पर हुई, तो मेरा इंटरेक्शन जो एक सिंधी पॉलिटिकल कल्चर है उसके साथ बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक। और मैंने जो वहाँ से सीखा वो यही था कि वहाँ पर आप देखें, मरी फैमिली को देखें, शादिया मरी को देखें, ससी पलीजो को हम्म, देखें, शैला रज़ा को देखें, आप कृष्णा कुमारी को देखें, मतलब आप नाम लेते जाएंगे, और मतलब शर्मिला फारूकी को देखें, पेश बहा इसमें एक लाइन लग जाएगी। बिल्कुल। वो ख़वातीन लीडर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, जो कि अपना नज़रिया रखती हैं, जो कि ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके मसाइल को समझती हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर भी रही हैं और आगे मज़ीद करना चाहती हैं। मुझे एक बहुत बड़ा गैप, जब मेरी फॉर्मल ज्वाइनिंग हो रही थी पार्टी के अंदर, तो मुझे एक ऑप्शन दी गई कि आप मलीर में अपनी सियासत का जो है वो आगाज़ करें, क्योंकि मेरा ससुराल का पॉलिटिकल बैकग्राउंड वहाँ पर था, और ठीक। 88 से हमारे पास 2 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह रहती हैं। तो उसमें था कि जी मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकती थी फॉर द रिज़र्व सीट, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं एक शॉर्टकट मेरे लिए एक था वो। ठीक। लेकिन मेरी जुड़त मेरे अपने सराइकी वसेब से है, मेरी अपनी माँ धरती के साथ है। तो मैंने हमेशा अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। मैंने कभी सामने आती चीज़ के ऊपर झपटा नहीं मारा कि जी वो सामने आ रही है तो चलो जी शॉर्टकट हो रहा है तो आप उस तरफ चल पड़े। मैंने हमेशा उस रास्ते के ऊपर मैं चली जिसमें जो सच्चाई का रास्ता था, जो दुश्वार था, जो मुश्किल था, लेकिन ये वो रास्ता था जो हक पे था, वो सच पे था। और मैंने उसमें ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पहचान सराइकी वसेब में बनाऊंगी, क्योंकि देखें सराइकी वसेब में क्या सिर्फ ये फ्यूडल फैमिलीज़ का, दौलतानास का, और मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी ख़वातीन को भी बहुत अप्रिशिएट ठीक। करती हूँ हमारी सर आँखों पे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव फैमिलीज़ को इसके ऊपर आकर नहीं बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए आपकी आवाम में से, आपके आम लोगों में से, और आपकी बरादरियों में से बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव आनी चाहिए। और ख़वातीन का एक ऐसा कल्चर डेवलप होना
चाहिए। जी। मैं जब शुरू में आने लगी तो जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, एक जी। कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड था। हाँ। अब भी बहुत से लोग, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है ख़ास अच्छा। तौर पे। तो अच्छा। उसमें मैं अपनी इंटीमेट फैमिली की हाँ। बात नहीं, हाँ। डिस्टेंट फैमिली की हाँ। बात कर रही हूँ। तो वो अक्सर हाँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वो इतने हज़ारों के मजमू में थीं, हम्म। तो आपके साथ आपके हस्बैंड थे या नहीं थे? तो मैं कहती हूँ नहीं थे। हम्म। उनकी डेफ़िनेटली एक बैक में एक सपोर्ट रहती है, हम्म। लेकिन मेरी अपनी एक पहचान है, हाँ। मुझ पे मेरी फैमिली का अपना एक एतमाद है। हम्म। और ये एतमाद और ये कॉन्फिडेंस और ये कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी फैमिली आपके लिए करती है। सही। और मेरा जो एक विज़न है भाई, वो हम्म। सियासत में ये विज़न है कि हम एक ऐसा रिस्पेक्टफुल कल्चर डेवलप करें हम्म। अपने सराइकी वसेब के अंदर, कि हम सिर्फ बहुत प्राइड के साथ ये ना कह सकें कि हमारी बेटी डॉक्टर है हम्म। और हमारी बेटी इंजीनियर है हम्म। और हमारी बेटी एजुकेशन के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती है। हम्म। हम अपनी बच्चियों को, हम अपनी बेटियों को सियासत में शमूलियत के अमल में आगे लेकर आएँ। और उसके लिए हम लोगों को एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, ख़वातीन की रिस्पेक्ट का, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का, ख़वातीन की सिक्योरिटी का, ताकि हमारी सराइकी वसेब की बेटियां जो हैं सियासी शमूलियत में अपना एक नाम पैदा कर सकें। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल पूछूंगा, ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। जी। आखिरी सवाल यह है कि पाकिस्तान की आवाम ख़ुसूसन सराइकी वसेब या जनूबी पंजाब के क्या मसाइल हैं? मेरे ख़्याल में जो सराइकी अवाम है और जो जनूबी पंजाब का हमारा वसेब है, इसको शुरू से आज तक बहुत डिप्राइव्ड रखा गया। ठीक। और पंजाब में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग पंजाब का हिस्सा रहे, हम्म। और उसमें आप सराइकी वसेब का जो पसमानदगी है वो देख सकते हैं। आप राजनपुर से शुरू हों और सादकाबाद तक जाएं, और सादकाबाद से शुरू हों बहावलपुर तक आएँ, और बहावलपुर से शुरू हों और अगर आप जाएं मुल्तान और उससे आगे मुज़ाफ़ात में, तो एक पूरी की पूरी एक बेल्ट जो है, उसमें डीजी खान की बेल्ट आ जाती है, बहावलपुर डिवीज़न की बेल्ट आ जाती है, मुल्तान डिवीज़न की बेल्ट आ जाती है। वो कभी भी फोकस नहीं रही पंजाब की हुकूमत का। और उसमें ज़ाहिर बात है नून लीग की उसमें हुकूमत होती थी, तो वी बिलीव दे आर नॉट आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर सराइकी वसेब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद, मैं आज भी ये बात कहती हूँ, मैं कल भी ये बात कहती थी, मैं हमेशा ये बात कहती रहूँगी कि अगर इस वसेब को के में बेहतरी आ सकती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला सकती है। सराइकी वसेब का अगर आप वो करें कि जी। सराइकी वसेब में अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं चोलिस्तान से स्टार्ट करूं तो चोलिस्तान की अलॉटमेंट का केस सबके सामने है। जो वहाँ के, मैं खुद रोहीली हूँ, मैं हम्म। चोलिस्तान से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो आप ये देखें कि ये वो नेटिव्स हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई है। अलॉटमेंट कहाँ हुई? सेंट्रल पंजाब के लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई, सियालकोट के लोगों के यहाँ पर आईडी कार्ड्स बनवाए गए नादरा के ऑफिसेज में, और उन लोगों का अलॉटमेंट्स हुई। आप जाएं और जाकर देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है। यहाँ पे पीने के साफ़ पानी का कितना बड़ा मसला है, यहाँ पे हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं। इससे पहले ये होता रहा कि बर्न सेंटर जब यहाँ पर आना था तो वो फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हम्म। जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आना होता था वो चला जाता था। इवन अब आप ये देखें कि बहावलपुर में इस वक्त बुज़दार साहब ने ये किया कि यहाँ की सारी जो हमारी सीवेज की और बाकी जो हमारी मशीनरीज थी वो उठा के हम्म। वो ले गए बसेस अपने वगैरह भी। इलाके में। जी। बिल्कुल, मेट्रो बस हाँ। वगैरह यहाँ से शिफ्ट कर दी जी। गई। तो सराइकी वसेब को के साथ हमेशा सुतेलों की तरह सलूक किया गया, और इसकी ये वजह है कि यहाँ पर ना इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के काश्तकार के लिए कुछ नहीं किया गया, उसको डिप्राइव रखा गया। क्योंकि यहाँ के लोगों की एग्री बेस्ड इकॉनमी थी, ज़राअत के साथ उनका ताल्लुक़ था। उसमें ये हुआ कि ज़राअत को आपने आहिस्ता आहिस्ता उनकी सब्सिडीज़ ख़त्म की, और उनको उनके लिए किसी किस्म के कोई पैकेजेस नहीं लेकर आए। किसानों को आपने अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। उनकी माशियात जो हैं वो बुरे तरीके से डैमेज हुई। इस वजह से उनका सियासत में जो अमल दरामद है वो भी वीक होता गया, क्योंकि माशियात के साथ रिलेटेड हैं आपकी। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे आपके, जो आपके कारखानों के जो और आपके जो ताजिर थे, वो आकर जो है आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर में इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के साथ किया था, बिल्कुल उसी तरीके से सराइकी सूबा और सराइकी वसेब के साथ जो है उसी तरह का नारवा सलूक रखा गया।
तो ठीक। यहाँ पर जो बेसिक सहूलियात ज़िंदगी हैं उनको इंश्योर करना चाहिए। पीने का साफ़ पानी, हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना चाहिए, किसानों के लिए सब्सिडीज़ आनी चाहिए, किसानों के भरपूर और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, उसके लिए उनके पास अलहदा चैम्बर्स होने चाहिए ताकि उनके जो मसाइल हैं उनको हल की तरफ लाया जाए। अच्छा मैडम, आखिर में ख़वातीन को, बहावलपुर की आवाम को और पीपल्स पार्टी के जालों को क्या पैगाम देंगी आप? जी बिल्कुल, ख़वातीन को और जो हमारे जाले हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल, कहते हैं जब ज़ालिम हुक्मरान आते हैं तो वो एक अवाम के ऊपर जो है वो एक अज़ाब होता है। बिल्कुल। और हमारे मसाइल का हल किसी के पास नहीं है, हमारे मसाइल का हल सिर्फ़ हमारे पास है और हमने ख़ुद को उससे निकालना है। और हमारे जाले जो हैं वो उनको मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और उनको यकजा होने की ज़रूरत है और उनको पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जो ख़वातीन हैं, मेरा उनको ये पैगाम है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपने आप को इस कदर जो है इम्प्रूव कीजिए और अपने आप को हर जो है शोबे के अंदर आप आगे आएँ, चाहे वो सियासत है, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो सेहत का मैदान है। अपना लोहा मनवाना चाहिए ख़वातीन को और हमारी बच्चियों को चाहिए वो अच्छा पढ़ें, लिखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और एक भरपूर तरीके से अपने घर की, अपने इलाके की, अपने वसेब की, अपने मुल्क की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।